नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा स्वराज का किया शुभारंभ। 75 कड़ियों की श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलुओं को लाएगी सामने। रेलवे ने पिछले 8 वर्षों के दौरान की है 3,50,000 से अधिक भर्तियां। रेल मंत्री ने राज्यसभा में कहा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सहित रेलवे के सभी जोन में करीब 1,40,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया में है रेल मंत्रालय। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन ने अबाली गांव में आयोजित किया सरकार आपके द्वार शिविर में आसपास के कई गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा और सरकारी विभागों की सेवाओं का उठाया लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा स्वराज का शुभारंभ किया। 75 कड़ियों की श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि स्वराज श्रृंखला का प्रयास भारतीयों को अपनी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ग्रंथों पर गौरवान्वित कराना है। उन्होंने युवाओं से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आग्रह किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रयासों की तारीफ की। दूरदर्शन के लिए कुछ जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है और अंततोगत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक जो लोग जुड़े रहे हैं वो सभी को मैं मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, मनपूर्वक अभिनंदन देना, क्योंकि भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बगैर संचार माध्यमों में संभव ही नहीं। दौरान 3,50,000 से अधिक भर्तियां की है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया कि उनका मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सहित रेलवे के सभी जोन में कुल करीब 1,40,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि भर्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेलवे ने कई विकास परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की है। स्पेसिफिक जवाब देना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट में माननीय चेयरमैन सर 2019 में 860 वैकेंसीज क्रिएट हुई, 2020 में 764 हुई, 2021 में 719 हुई। इसी तरह से आरपीएफ में जो कि रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें 2019 में 41, 2020 में 29, 2021 में 17, जितनी भी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उन सब का माननीय सांसद महोदय अगर आप ध्यान दें तो आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा।
जो जितनी वैकेंसीज हैं उन सब वैकेंसीज को ऑलरेडी फिलअप करने का प्रोसेस भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें जो भी ये सारी वैकेंसीज है वो सब उसमें इंक्लूडेड भी है। तो आप निश्चिंत रहिए, पूरे देश भर में ऑलरेडी जैसा मैंने पहले बताया माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1,40,000 रेलवे के एम्प्लॉयमेंट का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है और बहुत स्मूथली चल रहा है। आपका भी उसमें समाधान होगा। धन्यवाद। Already sir, the freight rates for Northeast are very affordable and there is very good demand also, and Railways has done many good things for making sure that the goods from all over the country are reaching Northeast primarily by the railway transportation mode. In fact, if you see sir, the capital connectivity project of Railways within the Northeastern sector, the progress is huge. The annual allocations are of the tune of almost 10,000 crores, sir, for entire Northeast, and that's the great commitment that Prime Minister Narendra Modi ji has for development of entire Northeastern railway network. Imagine, sir, what was the situation before 2014? Not a single capital was not, I mean, forget connecting the capitals, the people were not even visiting the Northeast. So those things have totally changed now, sir. I hope the Honorable MP would like to visit many of these capital connectivity projects, and I'll request all the honorable MPs जो भी जाना चाहें देखें वहाँ पे किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एस्पिरेशंस को मीट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में होलोंगी में बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का फैसला किया गया। राज्य सरकार आने वाले कुछ दिनों में दोन्यी पोलो एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों में जुटी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में व्यापक सुधार के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 150 आईसीयू और पीडियाट्रिक केयर यूनिट बेड स्थापित करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पासीघाट के बाकनपर्तिन जनरल अस्पताल में 18 बेड वाले पीसीयू स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा अपर सियांग, वेस्ट कामेंग, तवांग, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी और नामसाई के जिला अस्पतालों में भी पीसीयू स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत आज लोअर दिबांग वैली जिले के अबाली गांव में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अबाली और इसके आसपास के गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और 1 दर्जन से अधिक सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ लिया। जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने अन्य अधिकारियों के साथ सरकार आपके द्वार शिविर का जायजा लिया। बहुत लोगों को नहीं जानने के वजह से बेचारा उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जिस प्रकार जैसे पीएमवाई को आपको करना है, सीएमवाई को करना है, जिस प्रकार से आपको ये इंश्योरेंस में अटल पेंशन योजना है, बच्चों के लिए क्या योजना है, उसमें आप लोग को भारी भाग लेना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ बस्ती के लोगों ने काफ़ी भाग लिया, उसके लिए मैं बहुत ही खुशी हूँ। और मैं विशेष करके हमारा बैंकिंग सेक्टर को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, विशेष करके हमारा जो यहाँ का कुछ ऐसे सिस्टम बनाया गया है जो आपका बैंक अकाउंट नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ लड़का बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए बहुत तकलीफ होता है। और स्कूल का टीचर्स लोग का भी मजबूरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, सरकार की तरफ से उनको भी कहा जाता है कि 100% आपको बैंक लिंकेज करना है, जिसके वजह से बहुत असमर्थ होता है। लेकिन कुछ बैंक जो है बिल्कुल भी उनके साथ सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे मत कीजिएगा, यही हमारा भविष्य है। अगर आप बच्चों को विशेष ध्यान देगा तभी आगे जाके कुछ बनेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रेपो रेट अब 5.4% हो गई है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पिछले 4 महीनों में 0.9% की वृद्धि की है। रेपो दर वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 3rd to 5th August and reviewed the macroeconomic situation and its outlook.
the MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार उग्रवाद छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे लोगों के लिए जल्द ही एक सरेंडर पॉलिसी लाएगी। इसके तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से उग्रवाद छोड़कर मुख्यधारा में आने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। गुरुवार को ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन हॉल में आयोजित अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन और IRBN के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंटों की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उग्रवाद, अपराध और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कर्मियों की योगदान की तारीफ की। राज्य के परिवहन विभाग के निदेशक केंतो दांगेन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने निजी या सरकारी वाहनों के लिए प्रॉपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सुनिश्चित करें। ईटानगर के पापुनाला में एक ऑनलाइन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपलोडिंग लिंक डेटाबेस के लॉन्च के अवसर पर श्री दांगेन ने निर्भया सिस्टम की भी जानकारी दी। ईटानगर के DTO तेची तुकाप ने भी लोगों को वाहनों के PUC सर्टिफिकेट के महत्व के बारे में जानकारी दी। अभी हम लोग जल्दी से ही एक लाने वाला है, वो है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम अंडर निर्भया फ्रेमवर्क होता है। उसमें कमर्शियल गाड़ी में एक इक्विपमेंट लगाएगा, व्हीकल ट्रैकिंग एक इक्विपमेंट लगाएगा, तो उसमें इमरजेंसी बटन्स रहेगा। तो कोई गाड़ी को, कमर्शियल गाड़ी को अगर कोई इमरजेंसी हो गया, कोई डेंजर हो गया, कोई पैनिकी सिचुएशन हो गया, तो उस बटन को वो प्रेस करेगा तो हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम में उसका सिग्नल जाएगा, पुलिस हेडक्वार्टर में सिग्नल जाएगा और अकॉर्डिंगली कंसर्न्ड जो अभी जैसे 112 का बताया है, सेम लाइन में जो है वो फिर PHQ से कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहां में जो है रेस्पॉन्स हम लोग को मिल जाएगा। वो नया गाड़ी का 1 साल का सिर्फ गारंटी, ये 1 साल का पोल्यूशन फ्री का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, 1 साल का ही देता है। उसका बाद हम लोग का पोल्यूशन कहाँ से निकलता है उसको हम बता देगा। जो हम लोग का जो पोल्यूशन इमिशन जो ये एग्जॉस्ट पाइप से निकल जब धुआं फेंकता है, हम लोग उधर आगे में जाके जो पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी डालता है वो जाके उसमें कंबशन होता है। हाँ, उधर जाके फायरिंग होता है। फायरिंग होने के बाद उसका बाद गाड़ी का हवा निकलता है जो स्ट्रोक, फायरिंग स्ट्रोक बोलता है। जो वो फायरिंग होने के बाद ही उसका बाद पावर देता है। वो पावर देने के बाद जो फ्यूल जल जाता है जब फायरिंग होने के साथ, उसका बाद ही वो धुआं निकलता है पीछे से एग्जॉस्ट पाइप से। तिराप के जिला उपायुक्त तारू मुजे ने गुरुवार को जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत सभी नागरिकों और संस्थाओं को अपने घर और दफ्तर में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले के DPDO और ADC हकरी साखरी ने सरकारी कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों और व्यापारियों से अपील की कि वे 13 से 15 अगस्त तक सभी नियमों का पालन करते हुए अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा फहराएं। We have around 11,000 households in Tirap district. तो उसके अगेंस्ट में we have procured 12,000 flags and additional 3,000 flags for the office and other establishments and private persons. In total we have 15,000 flags which will be distributed to the villagers through the member secretaries. Member secretaries in turn will give it to the Gram Panchayat chairpersons. Chairpersons will give it to the Gram Panchayat members and Gram Panchayat members will give it to the households in their wards or segment.
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाबम तुकी के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध प्रदर्शन के तहत ईटानगर स्थित राजभवन के घेराव करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लोग ने जाने नहीं दिया, बैरिकेड लगा के रख दिया और वो लोग ने वहाँ परमिशन एलो नहीं है, इसलिए हम लोग राजभवन का रसरत में हम लोग बैठ रहा है। मेजर डिमांड तो प्राइस राइस है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है एंड देन अग्निपथ। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 5 अगस्त 1950 को हुई। बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के राहा में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1922 में जेल गए। बोरदोलोई 1936 में असम विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद 1939 में उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। असम के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद बोरदोलोई को 2 बार जेल की सजा हुई। बोरदोलोई ने असम से संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। बोरदोलोई स्वतंत्र भारत में असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक और शैक्षिक नीतियां लागू की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। बोरदोलोई को लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया। महान राष्ट्रवादी गोपीनाथ बोरदोलोई का मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 5 अगस्त 1950 को निधन हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान के लिए बोरदोलोई को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में संसद में बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।